बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, डैट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और आज हमारा जो लेक्चर नंबर है फिजिक्स का वो 12 है, फंग है 2020 का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फार्मूलाज हैं, क्या क्या वेरिएशंस हैं, आज का जो हमारा मेन काम है वो इसकी डिस्कशन है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, कि इसमें क्या क्या मेन फीचर्स क्या हैं इसके। स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, डैट इज मिरर। कि मिरर क्या होते हैं या मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए मिरर क्या होते हैं, दो तरह के आप मिरर यूज करते हैं। पहली बात तो ये है कि मिरर हमेशा वेल पॉलिश्ड होते हैं, वेल रिफ्लेक्शन शो करते हैं, और मिरर के केस में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। ये आप सबको पता है मिरर का कॉन्सेप्ट। और मिरर के केस में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड परपेंडिकुलर आर इन सेम प्लेन। ये मिरर के सिंपल फीचर्स है जो मैंने आप बच्चों से डिस्कस किए। दो तरह की हम टाइप्स लेते हैं मिरर की। एक वो मिरर होता है जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, जिसको हम कनकेव कहते हैं। एक वो है जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, जिसको हम कन्वेक्स कहते हैं। मिरर के केस में एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से मैं स्टार्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास एक मिरर है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है, डैट इज ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ये उसका इमेज है ए डैश। इसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, और ये इसका इमेज है जिसको आप बी डैश कह रहे हैं। जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का है, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है, अगर मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो मिरर के इमेज का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो बेटे 4 सेंटीमीटर होगा। ये चीज हमेशा याद रखें कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस उसके इमेज का होता है। अगर इसका डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है तो इसके इमेज का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। जितने डिस्टेंस के ऊपर आप मिरर को रखते हैं उतने डिस्टेंस के ऊपर ही उसका इमेज बनता है हमेशा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस केस में अगर आपको कहा जाए कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट का, तो उसके इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, तो उसको डबल कर दें, 20 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह मैं ये कहता हूं, यहां पे एक और हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 मिरर्स आर हेल्ड एट 60 डिग्री, देन नंबर ऑफ इमेजेस आर। 2 मिरर हैं, उनको आपने 60 डिग्री पे रखा गया, उनके नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, मीन्स कि वो कितने इमेजेस शो करेंगे। ऑप्शन आपके पास इस तरह से है, अल्फा ऑप्शन है 4, बीटा ऑप्शन है 5, चार्ली ऑप्शन है 6, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 7। अब ये नंबर ऑफ इमेजेस एक आपके लिए नई चीज़ है। वैसे तो इस तरह के एमसीक्यूज जीके में आते नहीं हैं, पहले इंजीनियरिंग की जो यूनिवर्सिटी है उसमें ऐसे भी एमसीक्यू आते हैं। अब देखो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब भी आपने नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने हैं तो इसका फार्मूला ये है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। ये फार्मूला आपने याद रखना है। नंबर ऑफ इमेजेस इस फार्मूले से आप निकालते हैं। अब देखो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री माइनस 1, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 6 आर 36, तो 6 माइनस 1, आंसर आपके पास कितना आएगा, 5। इसका मतलब अगर 60 डिग्री पे 2 मिनट्स को आप रखते हैं तो उसके नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो 5 बनेंगे इस केस में। तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो हैं वो पेपर में आते रहे हैं या इंपॉर्टेंट समझे जाते रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं लेंस। अब हम लेंस पे आते हैं, प्रॉपर्ली उसको डिस्कस करते हैं कि लेंस क्या होता है या लेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए लेंस क्या है या लेंस किस तरह से बनता है, उसके कॉम्बिनेशंस क्या हैं, उसकी बेस क्या है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस को कि लेंस क्या है। देखिए लेंस क्या होता है या लेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। आपके पास जब भी 2 स्फीयर्स होते हैं,
ये अगर मैं कहता हूँ मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, जब भी दो स्फीयर्स को आप कंबाइन करेंगे, इनको कंबाइन करने की वजह से जो इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है वो लेंस बनाता है। दुनिया में कहीं पे भी दो स्फीयर्स होंगे, दो स्फीयर्स का कॉम्बिनेशन जो उनका दरमियान वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है ये लेंस बनाता है। एक जिसको आप बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस और एक जिसको आप बोलते हैं कनकेव लेंस। ये बाई का वर्ड आप यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि दो तरह के स्फीयर को मिलके बनता है। और ये आपके पास बाई कनकेव लेंस। लेंस की कॉम्बिनेशन हम स्टार्टिंग में, बाकी लेंस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेंस के लिए हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में अगर मैं कहता हूं कि आपके पास दो कन्वेक्स लेंस हैं, जैसे एक ये बाई कन्वेक्स लेंस है और एक ये बाई कन्वेक्स लेंस है, इनको आपस में हमने कनेक्ट किया। अब बताएं इनकी पावर या इनकी फोकल लेंथ क्या हो, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे पावर या फोकल लेंथ, दोनों चीज़ें देखते हैं हम। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने की वजह से इनकी पावर का फार्मूला होगा P1 + P2, क्योंकि पावर हमेशा समेशन में आती है, सम अप हो जाती है। फोकल लेंथ आप इसकी कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ का फार्मूला होगा F1 F2 / F1 + F2। ये लेंस की फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला है। ये सिर्फ आप तब यूज करेंगे फार्मूला अगर दोनों लेंस आपके पास कन्वेक्स लेंस होंगे। जब भी दोनों कन्वेक्स लेंसेज होते हैं तो इस फार्मूला से आप उनकी फोकल लेंथ को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह मैं कहता हूं इसके सेकंड केस को अगर डिस्कस करें कि अगर हमारे पास दो लेंसेज हैं और दोनों ही कनकेव लेंस हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का वर्ड यूज करते हैं। आपको पता है कि एक अगर हमारे पास कन्वर्जिंग है, दूसरा डाइवर्जिंग है। अगर मैं यहाँ पे दोनों कनकेव लेंस यूज करता हूँ, इस केस में ये दोनों कनकेव लेंस है, एक ही नेचर के दोनों। इस केस में फोकल लेंथ का फार्मूला होगा -F1 F2 / F1 + F2। इसी तरह अगर आपको दो लेंसेज कभी भी इस तरह से मिल जाए कि उसमें एक कन्वर्जिंग है एक डाइवर्जिंग है, मीन्स कि एक कन्वेक्स लेंस है और एक आपके पास कनकेव लेंस है। अगर आप दो लेंसेज को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, एक लेंस एक उसमें कनकेव होगा और एक कन्वेक्स होगा, इस केस में जो फोकल लेंथ है उसका फार्मूला होगा F1 F2 / F1 - F2। ये फोकल लेंथ का फार्मूला होगा। अब हम प्रॉपर्ली लेंस के कॉम्बिनेशंस के बाद बाकी इसकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, जो भी आपके पास एक लेंस होता है, लेंस के सेंटर को आप बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जो भी लेंस है उसका सेंटर जो है वो ऑप्टिकल सेंटर होगा। लेंस के सराउंडिंग में जब आप एक बाउंड्री बना देते हैं, इस बाउंड्री का जो सेंटर होता है, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद ये जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद लेंस से सारी की सारी रेज आने के बाद जब एक ही पॉइंट पे फोकस होती हैं, जब सारी रेज एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस होता है, एक ऐसा पॉइंट जिस पे सारी की सारी रेज आगे फोकस हो जाएंगी, वो प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद लेंस के सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है, ये सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर, लाइट की रेज फोकस एक ही पॉइंट पे होती है, वो प्रिंसिपल फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस से सेंटर तक का फासला जो है वो फोकल लेंथ है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें हम डिस्कस करते हैं वो है जी पावर ऑफ अ लेंस। कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंस की पावर का फार्मूला होता है P = 1/f। पावर हमेशा फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर उतनी ही कम होती चली जाएगी। हमेशा पावर जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। अगर मैं कहता हूं कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, इफ फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, देन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पावर का फार्मूला होगा 100/f। ये सिर्फ आपने फार्मूला तब यूज करना है
जब फोकल लेंथ जो है वो इसकी सेंटीमीटर में हो। अगर सेंटीमीटर में नहीं है तो ये आपने फार्मूला यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर के केस में आप फार्मूला यूज़ करते हैं पावर का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेंस इक्वेशन या लेंस फार्मूला, इसको मिरर फार्मूला भी बोलते हैं। लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला हमारे पास इस तरह से है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये आपके पास लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला। इस फार्मूला में f जो है ये फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, p यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, p इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और q यहां पे जो है वो जो आपके पास इमेज बनता है उसके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहां पे आपको ये भी पता हो कि अगर फोकल लेंथ, अगर इमेज जो है वो वर्चुअल है, मैं कहता हूं फॉर वर्चुअल इमेज, अगर इमेज वर्चुअल बनेगा तो आप q की जगह पे -q यूज करेंगे, क्योंकि वर्चुअल के केस में हमेशा आप नेगेटिव साइन यूज करते हैं। इसका मतलब ये फिर इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। जितना ज़्यादा आप, मतलब अगर वर्चुअल इमेज है तो प्लस की जगह माइनस आप लगा देंगे। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है या उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन को डिस्कस करता हूँ, लीनियर मैग्निफिकेशन जो है इसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है आपके पास इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, या इक्वल होती है इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज हाइट को आप ऑब्जेक्ट हाइट पे डिवाइड कर दें या इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे डिवाइड कर दें, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट लिखें तो ये होगा इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा। इस फॉर्मेट पे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं अगर इससे रिलेटेड, देखिए ये आपकी बेस है, ये पढ़ाना आपको बहुत ज़रूरी था, ये चीज़ें पता होंगी तो अब हम चैप्टर की तरफ आएंगे। अगर मैं इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को हमने डबल फोकल लेंथ पर रखा हुआ है, डबल फोकस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, डबल फोकल लेंथ पर रखा हुआ है। ये एमसीक्यू है कि ऑब्जेक्ट को आपने डबल फोकल लेंथ के ऊपर रखा हुआ है, उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी। अल्फा ऑप्शन आपके पास 1, बीटा ऑप्शन आपके पास 2, चार्ली ऑप्शन आपके पास 3, डेल्टा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस। कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने फोकल लेंथ के डबल पे रखा हुआ है तो उस केस में आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करते हैं, देखें आपको पता है ये फार्मूला आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को आपने डबल फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है, इसका मतलब ये आप इस तरह से लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू p की जगह पे आ जाएगा 1/2p प्लस 1/q। पहले आप यहाँ से 1/q की वैल्यू निकालें, ये आपके पास होगा 1/f, ऑब्जेक्ट को आपने डबल फोकस पॉइंट पर रखा है, यहाँ पे आपके पास 2f आएगा माइनस 1/2f। मैं यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये वैल्यू इस तरह से होगी, ये आपके पास होगा 1/q इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हैं 2f कह लें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 - 1। या आप सिंपली इसका एलसीएम इस तरह से ले लें कि अगर मैं इसमें से 1/f को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आ जाता है मेरे पास 1 माइनस 1/2। इसका मतलब ये 1/q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2f। इस q को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो q की वैल्यू जो है मेरे पास 2f होगी। मैंने चूंकि मैग्निफिकेशन निकालनी थी, मैग्निफिकेशन के लिए मुझे इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट या इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रिक्वायर्ड होते हैं। मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसने दिया हुआ था, मुझे इमेज डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना था, इसी वजह से पहला मैंने ये काम किया, मैंने इमेज डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट किया। अब मैं क्या करूँगा, मैग्निफिकेशन के फार्मूला में वैल्यूज लगा देता हूँ, वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओवर इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 2f
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 2f दिया हुआ है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू मैग्नीफिकेशन की 1 होगी। इसका मतलब इस केस में जो राइट ऑप्शन बनता है इसका वो 1 है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एंट्री टेस्ट में आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपका मैग्नीफिकेशन का होना कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन क्या होता है या उसका कॉन्सेप्ट क्या है। लीस्ट डिस्टेंस, अभी यहाँ से प्रॉपरली चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन क्या होगा या इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए एक ह्यूमन आई जहाँ तक इजीली देख सकती है, जहाँ तक एक ह्यूमन आई इजीली देख सकती है उतने डिस्टेंस को आप बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन। इसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। जहाँ तक भी एक ह्यूमन आई इजीली देख सकेगी वो उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन होगा। ये वैल्यू हम फिक्स रखते हैं 25 सेंटीमीटर। अगर इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, मैं कहता हूँ कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन डैश विद एज। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन एज के साथ क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है एज के साथ इसका। अल्फा ऑप्शन आपके पास इंक्रीजेस, बीटा ऑप्शन है डिक्रीजेस, चार्ली ऑप्शन आपके पास रिमेन सेम, डेल्टा ऑप्शन आपके पास फर्स्ट इंक्रीजेस देन कांस्टेंट। अब इसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन आपने अक्सर बुजुर्गों को देखा होगा कि उनकी आई साइट की प्रॉब्लम होती है और वो थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस पे करके देख रहे होते हैं ताकि उन्हें क्लियर नजर आए, उनको अक्सर क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन हमेशा याद रखें कि इंक्रीज करता है विद एज। जितनी एज ज़्यादा होती जाएगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन की वैल्यू भी ज़्यादा ही होती चली जाएगी, इसकी वैल्यू कम नहीं होती। तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं जैसे कहता हूँ एक टर्म है जिसको आप बोलते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, इसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है बीटा ओवर अल्फा। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक इमेज है उसको आप अपनी आई के आगे कोई लेंस रख के देखते हैं तो एडेड आई से देखते हैं तो उसके इसमें जो एंगल बन रहा होगा वो बीटा होगा जो आपकी आंख आई बनाती है, आई फॉर्म करती है। और जो आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं वो एंगल अल्फा होता है। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है m इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, कि बीटा और अल्फा की जो रेशो है इसको आप बोलते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। उसके बाद ये चीज़ें तो आपको पता है। अब यहाँ पे एक आपके पास है विजुअल एंगल, कि विजुअल एंगल क्या होता है या रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। रिजॉल्विंग पावर एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो आपको माइनर डिटेल्स का बताती है। इसको यूज करते हुए आप माइनर डिटेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके पास कोई से दो स्पॉट हैं, उनकी हेल्प से आप माइनर डिटेल्स जो है उसको आप देख सकते हैं, जिसको आप रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से देख रहे हो, इन दो डॉट्स को जब आप डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकेंगे तो इसका मतलब वो इसकी रिजॉल्विंग पावर होगी। रिजॉल्विंग पावर को आप R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है आपके पास D ओवर 1.22 लैम्डा। यह रिजॉल्विंग पावर का जनरल फार्मूला। इस फार्मूला से यहाँ पे D जो है ये डायमीटर है जो आप लेंस यूज़ कर रहे होते हैं और लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। ये फार्मूला हमें ये बता रहा है, अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें, कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डायमीटर के। अगर मैं इसकी दो तरह की रेशियो लूँगा तो इस तरह से आएगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D1 ओवर D2। इसी तरह से रिजॉल्विंग पावर जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जो रिजॉल्विंग पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी कम होती चली जाएगी। रिजॉल्विंग पावर हमेशा वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं। अगर आपके पास मैं कहता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हैं, रेड भी आपके पास, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, डिफरेंट आपके पास कलर्स हैं।
इनमें रिजॉल्विंग पावर मिनिमम किसकी होगी अगर ये पूछा जाए? तो जाहिर सी बात है जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो आपके पास मिनिमम होगी। इन सब में वेवलेंथ जो मैक्सिमम है वो रेड की है, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम, रेड की रिजॉल्विंग पावर मिनिमम। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि जो रिजॉल्विंग पावर मिनिमम है वो रेड कलर की है, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी कम। ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद एक दो और चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक टर्म होती है आपके पास जिसको आप कहते हैं अल्फा मिनिमम। अल्फा मिनिमम जो है ये रिजॉल्विंग पावर के रेसिप्रोकल होता है। हमेशा रिजॉल्विंग पावर का जो इन्वर्स होगा उसको आप अल्फा मिनिमम बोलेंगे। इसका मतलब अल्फा मिनिमम का फार्मूला आपके पास ये होगा, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, ये आपके पास आएगा 1.22 लैम्डा ओवर डी। बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर अल्फा मिनिमम का। अल्फा मिनिमम देखिएगा ज़रा कि लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी तरह से अल्फा मिनिमम जो है वो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो रोल आपके पास रिजॉल्विंग पावर का है उसके ऑपोजिट रोल अल्फा मिनिमम का है। ये सारी चीज़ें भी आपको पता हो। उसके बाद एक रिजॉल्विंग पावर का और फार्मूला है जो कि आप m इंटू एन या n इंटू एम के फॉर्म में पढ़ते हैं। एक रिजॉल्विंग पावर का ये भी फार्मूला है जो कि उसने बुक में इस तरह से लिखा हुआ है। ये नंबर ऑफ लाइंस का प्रोडक्ट है उसके ऑर्डर के साथ। अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर की वैल्यूज़ गिवन है, आप जस्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे अब एक सिंपल फोकल लेंथ से रिलेटेड एमसीक्यू पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर एक कन्वेक्स लेंस है और ये इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट बी है, मैंने इसको वर्टिकली कट कर दिया 2 पार्ट्स में। मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस था, इसको मैंने ऊपर से नीचे वर्टिकली कट कर दिया 2 पार्ट्स में। अगर मैं इसको वर्टिकली कट कर देता हूँ, मीन्स कि एक पॉइंट ए ऊपर है, एक पॉइंट बी नीचे है, अब एक सिंगल पार्ट की फोकल लेंथ क्या होगी? दोबारा एमसीक्यू सुने। मेरे पास एक लेंस है, उसको मैंने दरमियान में से कट कर दिया, उसके 2 पार्ट्स हो गए, किसी एक सिंगल पार्ट की फोकल लेंथ क्या होगी? इस ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन है f, बीटा ऑप्शन है 2f, चार्ली ऑप्शन आपके पास 3f और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 4f। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, जब आप इसको 2 पार्ट्स में कट करेंगे, मैं इसको यहाँ पे करके सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप बच्चों को पता चल जाए। जब आप इसको 2 पार्ट्स बनाएंगे तो एक पार्ट इसका इस तरह से बन जाएगा, एक पार्ट आपके पास ये आ गया और एक पार्ट आपके पास इस लेंस का ये आ गया। देखो, जब इसके 2 पार्ट्स बनेंगे इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। ये फार्मूला आपने याद रखना हमेशा कि फोकल लेंथ जो है वो थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी थिकनेस जितनी कम हो जाएगी उसकी फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जब मैंने एक लेंस को दरमियान में से कट किया, इसका मतलब उसकी थिकनेस कम हो गई, ऑब्वियसली उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई। जब लेंस को आप दरमियान में से इस तरह से कट करते हैं वर्टिकली, मैं वर्टिकली बात कर रहा हूँ, अगर आप वर्टिकली से कट करेंगे तो इस केस में इसकी थिकनेस हाफ हो गई, इसका मतलब फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो 2f है, क्योंकि दरमियान में से कट करने की वजह से थिकनेस का हाफ होना और फोकल लेंथ का डबल हो जाना, ये कॉन्सेप्ट है इस एमसीक्यू का। अगर इसी केस में मैं एक और एमसीक्यू डिस्कस करूं कि अगर आपके पास इस तरह से होता, यही केस होता कि मेरे पास एक लेंस है, अब मैं उसको ऐसे कट कर रहा हूँ, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, मैं अब इसको हॉरिजॉन्टली कट कर रहा हूँ, वर्टिकली कट नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ मैंने एक लेंस को हॉरिजॉन्टली कट किया 2 पार्ट्स में, अब बताएं हर पार्ट की फोकल लेंथ क्या होगी? पहले मैंने वो ही एमसीक्यू, पहले मैंने उसको वर्टिकली कट किया था, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया। देखो, इस केस में अगेन वही ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन आपके पास f, बीटा ऑप्शन आपके पास 2f, चार्ली ऑप्शन आपके पास 3f और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 4f। इस केस में जो राइट ऑप्शन है वो f हो। उसकी वजह क्या है कि अब आप जब इसको कट करें, देखो इसकी थिकनेस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अब इसकी थिकनेस सेम है, जितनी ऊपर थिकनेस है उतनी ही इसके नीचे थिकनेस है। जब थिकनेस सेम रहेगी तो इसका मतलब है कि फोकल लेंथ भी क्या रहेगी? सेम। अगर थिकनेस चेंज हो जाती तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ भी उसकी क्या हो जानी थी? चेंज हो जानी थी। तो इस केस में जो इसका राइट ऑप्शन है वो f होगा। इस केस में इसकी फोकल लेंथ सेम रहेगी, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट, इस तरह की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप कि क्या होती है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप को आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, आप 2-3 वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। आप इसको बाई कन्वेक्स लेंस भी इसमें यूज़ करते हैं। बाई कन्वेक्स का मतलब एक सिंगल कन्वेक्स लेंस जो कि 2 स्फीयर्स को मिला के बनता है, इसमें आप बाई कन्वेक्स लेंस भी यूज़ करते हैं।
सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का वर्ड भी यूज़ करते हैं। अक्सर वॉच मेकर जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब आप जब भी घड़ी वगैरह सही करवाने के लिए जाते हैं तो वो लोग सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं या सिंपल माइक्रोस्कोप से उसको सही कर रहे होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में एक ही लेंस है और इसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है जी आपके पास 1+d/f। ये फार्मूला आपने इसमें याद रखना। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है 1+d/f। इस फार्मूला में d जो है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। f जो है ये फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे f इज फोकल लेंथ। उसके बाद अगर मैं इसको फर्दर डिस्कस करूं, देखिए अगर कभी भी कहा जाए कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकल लेंथ पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उस केस में या आपको ऐसे कहा जाए कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर ऐसा हो कि आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखा है या इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो उस केस में यही फार्मूला इस तरह से आप यूज करेंगे m इन्फिनिटी इज इक्वल टू d/f। ये बड़ा मेन पॉइंट है इसका। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये है। ये फार्मूला आपने तब यूज करना है 1+d/f जब आप एक सिंपल इमेज की बात कर रहे हैं। अगर वो कहता है कि इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ तो फार्मूला d/f होगा। अगर आप इसको इक्वेशन 1 बना लें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लें, और यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1, अगर मैं 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस केस में, तो ये होगा मेरे पास मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1+ मैग्नीफिकेशन ऑफ इन्फिनिटी। ये भी फॉर्मूला आप इस तरह से भी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैग्नीफिकेशन वो है जो इमेज फॉर्म होता है, और ये वो है जब आपको वो स्पेसिफाई करे कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ या ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पॉइंट के ऊपर रखा, उस केस में ये फार्मूला यूज होगा। जैसे मैं इसी से रिलेटेड एक सिंपल एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास, सपोज करें एमसीक्यू इस तरह से है, अगर आपको ये कहा जाए कि जो फोकल लेंथ है जी वो 6 सेंटीमीटर है और इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ, वो आपको ये बता रहा है कि इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म हुआ। अब बताएं सिंपल माइक्रोस्कोप की, ये एमसीक्यू पूछा जा रहा है, इस केस में सिंपल माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होगी। इस तरह के एमसीक्यूज भी आते हैं। फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होगी। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये सिंपल फार्मूला m इज इक्वल टू 1+d/f। तो m इज इक्वल टू 1+d की जगह आप लिखेंगे 25/6। ये आपने तब यूज करना था फार्मूला जब वो सिंपली कहे कि इमेज बन रहा है। अब बच्चे यही करते हैं, ये गलती इसमें होती है। वो देखो की पॉइंट वो कह रहा है इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, फौरन आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि जब इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा तो 1+d/f फार्मूला नहीं लगना, सिंपली d/f लगना है। आपने यहाँ पे सिंपली d/f फार्मूला अप्लाई करना है। जब आप 25 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 4.2 या 3 समथिंग ये आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में जिसमें आपको ये सारी कॉन्सेप्चुअल बातें पता होनी चाहिए। बेटे नेक्स्ट जो है ना वो मैंने एक आप बच्चों के लिए टेबल बनाया ताकि आप बच्चों को जो है ना वो ये पता हो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं और उसका इमेज कैसा बनता है और उसकी नेचर कैसी होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट कॉलम देखें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड है पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड है नेचर ऑफ इमेज, कि जो इमेज बनता है उसकी नेचर किस तरह की होगी। फर्स्ट में देखें, अगर मैं इन्फिनिटी पे रखता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है मैंने उसको इन्फिनिटी पे रखा, तो जो उसका इमेज है वो फोकल लेंथ के ऊपर बनेगा, फोकस पॉइंट के ऊपर बनेगा, और नेचर उसकी होगी रियल, इन्वर्टेड, डार्क। ये नेचर्स आपने याद कर लेनी है, इसको पहले रट लेना है ताकि आपको ऑन द स्पॉट ये पता हो। इसी तरह बियॉन्ड 2f, अगर आप उसको f पॉइंट से, f बियॉन्ड का मतलब होता है सामने, 2f अगर आप बियॉन्ड 2f पे रखते हैं उसको, तो उसका जो इमेज बनेगा वो f और 2f के दरमियान में बनेगा। इसका मतलब फोकस पॉइंट और उसके डबल के दरमियान में बनेगा, और उसकी नेचर भी ये होगी वो रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, डार्क भी है।
उसके बाद देखें, अगर आप 2f पॉइंट के ऊपर रखते हैं, किसी को आप एग्जैक्ट फोकस पॉइंट के ऊपर रखते हैं, तो उसका इमेज भी वहाँ पे बनेगा और उसकी नेचर होगी रियल, इन्वर्टेड यानी लार्ज। जो उसका इमेज आएगा वो रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा और इनलार्ज होगा, मीन्स के साइज में ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर आप f और 2f के दरमियान में रखते हैं तो उसका इमेज बनता है बियॉन्ड 2f, मीन्स के 2f के सामने, और उसकी नेचर होती है मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये नेचर होगी इसकी। इसी तरह से अगर आप f पॉइंट पे रखते हैं तो इमेज भी इन्फिनिटी पर बनेगा और नेचर होगी उसकी मैग्नीफाइड भी होगा, रियल भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा। अगर आप इनसाइड f, देखो इसमें इसको याद कैसे रखना है, इन्फिनिटी का रिलेशन f के साथ है, इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज f पे बनेगा, f पे रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, बियॉन्ड 2f रखोगे तो बिटवीन f एंड 2f बनेगा, एट टू और बिटवीन f एंड 2f रखोगे तो बियॉन्ड 2f बनेगा। इस तरह एट टू f का मतलब एट टू f पे बनेगा। अगर इनसाइड f रखते हो तो ऑन द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इसका फॉर्म होगा और वो मैग्नीफाइड भी होगा, वर्चुअल भी होगा, इरेक्ट भी होगा। ये इसकी नेचर है जो आप बच्चों ने ये टेबल याद रखना है। तो ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब आपको याद होती हैं तो आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक करना जो है ना वो बहुत आसान होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इनकी नेचर आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम कहते ही उसको हैं, कंपाउंड का मतलब ही यही है कि एक से ज़्यादा लेंसेज का यूज़ होना। अगर एक से ज़्यादा लेंसेज यूज़ होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें दो तरह के लेंसेज हैं, एक ऑब्जेक्टिव है और दूसरे को हम बोल रहे हैं आई पीस। ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसकी फोकल लेंथ कम होती है, मीन्स की शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, और आई पीस वो होता है जिसकी फोकल लेंथ आप लॉन्ग लेते हैं, मीन्स की एक लॉन्ग फोकल लेंथ होती है। तो शॉर्ट फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग फोकल लेंथ होती है आई पीस। इसकी एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा मेन है। अगर आप ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को बड़ा रखते और आई पीस की फोकल लेंथ को कम रखते तो बच्चों याद रखना ये कंपाउंड की बजाय एस्ट्रोनॉमिकल बन जाती। तो यही एक फ़र्क है कंपाउंड में और एस्ट्रोनॉमिकल में। कंपाउंड में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा कि इसमें 2 कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, क्योंकि जिसमें जो आप ऑब्जेक्टिव यूज़ कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट है, और आई पीस जो है उसकी फोकल लेंथ लॉन्ग है, मतलब जो आप आई पीस यूज़ करते हैं उसकी फोकल लेंथ लॉन्ग होती है। उसके बाद ये है कि जो इंटरमीडिएट इनका इमेज है, इसमें ना दो तरह के इमेज होते हैं। जो फर्स्ट इमेज होता है उसको हम इंटरमीडिएट कह रहे होते हैं, जो लास्ट इमेज होता है उसको हम फाइनल इमेज कहते हैं। जो फर्स्ट इमेज है इंटरमीडिएट है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इमेज जो है वो रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा और मैग्नीफाइड भी होगा। जो फाइनल इमेज है वो वर्चुअल होता है, इन्वर्टेड होता है और इनलार्ज होता है। ये नेचर्स आपने याद रखने हैं इन इमेज की। अब पॉइंट की तरफ आए। मेन पॉइंट क्या है, अगर आपने कभी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। सपोज कर लें कि आपको दोनों की वैल्यूज गिवन है, एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू आपके पास 6 है। ये दोनों मैग्नीफिकेशन गिवन है, जस्ट मल्टीप्लाई करें आंसर 24 आंसर आ जाएगा आपके पास। कभी भी आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का एमसीक्यू आया तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि m इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। उसके बाद सेकंड फार्मूला है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन की जगह आप लिख दें Q/P, और आई पीस की चूंकि भी आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर फाइंड आउट की उसकी वैल्यू, वो वैल्यू होती है 1 + d/f। तो ये भी एक फार्मूला है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है। इसी तरह अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टोटल लेंथ निकालनी है, कभी भी आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टोटल लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये टोटल लेंथ का फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से आप टोटल लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रखने वाली इसमें 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 ये फार्मूला, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तीनों फार्मूलाज जो हैं ये आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए और आपको इनका यूज़ आता हो। आपको पता हो कि किस जगह पे हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, कहाँ पे वो लगेगा, कहाँ पे ये अप्लाई होगा। तो ये है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके क्वेश्चंस को याद रखें और इससे रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज जो है, देखो डी की वैल्यू जैसे फिक्स है यहाँ पे, डी की वैल्यू आपने लेनी है 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मेल। फोकल लेंथ गिवन हो, ये पार्ट गिवन हो, जस्ट वैल्यूज लगाए आंसर आ जाएगा। इसी को बिल्कुल आप ऑपोजिट कर लें, मतलब आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसी को बिल्कुल आप ऑपोजिट कर लें तो ये आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल बन जाती है। मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लूँ, मैं इस तरह से करता हूँ इसको, यही वाला अगर मैं डायग्राम यही रहने देता हूँ, इसको बिल्कुल मैं ऑपोजिट कर देता हूँ। मतलब मैं ये कहता हूँ कि पहले ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव था, अब ये मेरे पास जो है वो
जो छोटे वाला लेंस है ये आई पीस है और जो बड़े वाला लेंस है मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव है। मतलब मैंने बिल्कुल 100% जो है वो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो चेंज कर दी। जो ऑब्जेक्टिव था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसको मैंने आईपीस बना दिया, जो आईपीस था मैंने उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया। 100% मैंने चेंज कर दिया। अगर आईपीस को आप छोटा बना देते हैं, उसकी फोकल लेंथ कम कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा कर देते हैं, तो इस केस में यही माइक्रोस्कोप कंपाउंड की बजाय एस्ट्रोनॉमिकल बन जाती है। इसको आप एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं। ये आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप। सिर्फ आपने एडजस्टमेंट चेंज करनी है। कंपाउंड में और एस्ट्रोनॉमिकल में फ़र्क ही आईपीस का और ऑब्जेक्टिव का है। जहाँ पे जो उसका ऑब्जेक्टिव लेंस था उसको आपने आईपीस बना दिया, जो उसका आईपीस था उसको आपने ऑब्जेक्टिव बना दिया, कंपाउंड जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल बन गई। एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप में अब देखें, इसके अगर इसमें भी आपके पास 2 कन्वेक्स लेंसेज हैं, इस केस में भी आपके पास जो जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ है वो आईपीस है, जिसकी लॉन्ग फोकल लेंथ है, इस केस में जिसकी आप लॉन्ग फोकल लेंथ यूज कर रहे हैं वो आपके पास ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड जो है वो पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं कहता हूँ मुझे इसकी मैग्नीफिकेशन निकालनी है, इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ओवर मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस। कभी भी आईपीस, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की आप रेशो ले लें तो एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी हमेशा। जैसे आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है, आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है, आप उसकी रेशो ले लें, आपके पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप की। उसके बाद अगर आपने इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ का फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस। ये लेंथ को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है। मतलब आप इस तरह से इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास जैसे बुक का ही एक न्यूमेरिकल है जो कि भी मैं देख रहा था, बुक का जो न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 8 है वो इसी की स्टेटमेंट है। बुक का न्यूमेरिकल नंबर 8, एन एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप हैविंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 5 कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेज 24 सेंटीमीटर अपार्ट। मैग्नीफिकेशन उसने 5 दी है, मैं एक एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप की उसने मैग्नीफिकेशन आपको 5 दी है और जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। वो कहता है कि दोनों चीज़ें निकालें, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव भी निकालें, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी फाइंड आउट करें। अब देखो इस तरह के भी एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, ऐसे ही आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? दोनों ही फार्मूला लिखेंगे आप पहले लिखोगे मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ओवर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपके पास 5 है, यह आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ओवर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अगर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की आपने वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई। अब देखो आपके पास ऑब्जेक्टिव की वैल्यू भी नहीं है और आईपीस की वैल्यू भी नहीं है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब आप दूसरी इक्वेशन यूज करो जो कि लेंथ की है, लेंथ आपको गिवन है, तो लेंथ की इक्वेशन आप यूज करोगे, लेंथ इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। लेंथ की वैल्यू है 24, यहाँ पे 24 लिखोगे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। देखो इक्वेशन 1 में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की वैल्यू है, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो। मैं यहाँ पे अगर ये काम करता हूँ कि पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, देन मेरे पास क्या वैल्यू होगी, ये आएगा 24 इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव की जगह पे आएगा 5FE प्लस FE। यहाँ से मुझे पता चला ये आ गया 24 इज इक्वल टू 6 फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अगर आप फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी 4। यहाँ से आपने फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की वैल्यू निकाली। जब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की वैल्यू आ गई, इसके अंदर वैल्यू लगाओ, आपके पास ऑब्जेक्टिव की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे मैंने अगर ऑब्जेक्टिव की वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करूँगा, सिंपली फार्मूला में जो मैंने पहले इक्वेशन बनाई है उसमें उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये होगा मेरे पास, वो इक्वेशन थी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मैंने निकालनी है, ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की वैल्यू है जो यहाँ पे हमें गिवन है, जो हमने फाइंड आउट की है 4। ये 5 4 20, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन आए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें।
उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं या ऑप्टिकल फाइबर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑप्टिकल फाइबर्स में देखिए आप, ये एक ऐसे छोटे छोटे आप कह लें धागे हैं जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट में भी यूज़ होते हैं, जिनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बार बार होता है। हमेशा कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो इसमें बार बार प्रोसेस होगा, मैक्सिमम टाइम्स का प्रोसेस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको मेडिकल इक्विपमेंट में ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। पहले इसमें जो टर्म है वो है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखिए आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चीज़ों की रेशियो, अगर मैं इसको n से रिप्रेजेंट करता हूं तो इसका फार्मूला होगा c/v। अगर कभी भी स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में है उसको आप स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। पहला फार्मूला तो इसका ये है कि आप सिंपली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपको ये दो वैल्यूज़ दी हों तो आपने इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट, इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, n इज इक्वल टू c यानी कि v इज इक्वल टू f लैम्डा 1/f लैम्डा 2। कुछ चीज़ें ना पहले याद रखें, मैं इस फार्मूले को समझाने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। दो केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तब क्या होता है, या डेंसर से रेयर में आती है तब क्या होता है। ये केसेस आपको पता होने चाहिए। केस 1 कह लें। केस 1 मेरे पास है कि व्हेन लाइट, ये भी मैं इसी फार्मूले पे दोबारा आता हूँ, पहले ये समझें। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा? कभी भी लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जैसे सपोज कर ले ये आपके पास एक हैवी सिस्टम है जिसको आप डेंसर सिस्टम बोलते हैं, और जो एयर है उसको आप रेयर मीडियम बोलते हैं। ये केस 1 है। अब केस 2 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर दोनों को डिस्कस करते हैं। केस 2, अगर हम ये कहते हैं कि व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर लाइट की रेट डेंसर से रेयर में एंटर होगी तब क्या होगा? देखो ये एक डेंसर मीडियम है, जैसे लाइट की रे बाहर जाएगी मीडियम में चेंज आएगा। ये भारी मीडियम है, बाहर हल्का मीडियम है। लाइट की रे जब भी भारी से हल्के मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ बेटे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि भारी से हल्की की तरफ जाते हुए लाइट की रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो जब भी लाइट की रे डेंसर टू रेयर जाती है, इस केस में वेवलेंथ भी ज़्यादा हो जाती है, स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हमेशा याद रखें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी ने चेंज नहीं होना। जब भी लाइट की रेट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, वेवलेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी इसकी? कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे इसके ऑपोजिट बात कर रहा हूँ कि व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर। बेटे जब लाइट की रेट मीडियम चेंज करती है तो मीडियम चेंज करने से स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जब लाइट की रे एक ही मीडियम में रहती है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तब स्पीड चेंज नहीं होती है। दो फर्क आपको पता होने चाहिए। मीडियम के चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज होती है। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा, एक ही मीडियम है, तो उसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी सिर्फ कांस्टेंट रहती है मीडियम के चेंज होने से। अब यहाँ पे लाइट को हम रेयर से डेंसर में एंटर कर रहे हैं, तो रेयर से डेंसर में एंटर करोगे तो रेयर से इसके ऑपोजिट केस बनेगा। यहाँ पे ऐसा होगा कि वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, और अगेन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट। मतलब लाइट की रे इस केस में रेयर से डेंसर में आ रही है। ये डायग्राम इस केस की मैंने बनाई है, ये वाले केस की डायग्राम। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो चूंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट n इज इक्वल टू c/v फार्मूला था, मैंने इधर भी f लैम्डा लिखा, इधर भी f लैम्डा 2 लिख दिया। f से कैंसिल आउट हो जाएगा, n इज इक्वल टू ये आ जाएगा लैम्डा 1/λ2। ये आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो इस तरह की दो हाइट्स, अपेरेंट जो रियल और अपेरेंट हाइट है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजीली आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में जो कॉन्सेप्ट रह गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, उसका भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि लाइट की रे जैसे हमने पढ़ लिया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है
जैसे मैं कहता हूँ कि ये लाइट की रे देर से रेयर में जा रही है तो इसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। मज़ीद लाइट की रे यहाँ से इधर आएगी, इसकी वेवलेंथ चेंज होगी। यहाँ पे मैं से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर। एक ऐसा टाइम आएगा लाइट की रे बाहर जाने की बजाय दोबारा से अंदर आ जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यही तो प्रोसेस होता है कि सारी की सारी जो लाइट की रेज है वो बाहर जाने के बजाय, जब लाइट की रे डेंसर से रेयर में जा रही हैं तो वो अगर दोबारा सिस्टम के अंदर वापस आ जाए लाइट की रे, उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कहते हैं यहाँ पे आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होता है, ये वाला शुरू वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप कहते हैं कि यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर मैं उसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ, स्नेल्स लॉ होता है n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। ये स्नेल्स लॉ की जनरल इक्वेशन है। कभी भी आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अप्लाई करना है तो आप ये इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, θ1 की जगह आप θc लगाओगे, वो क्रिटिकल एंगल है। ये जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बनता है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 90 डिग्री है। θ2 की जगह पे आप 90 डिग्री लगाते हैं। ये दोबारा सुन लें, टोटल हमेशा जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर क्रिटिकल एंगल बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हुज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 इज नॉन एज क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्रिटिकल एंगल होगा θ1 पे, और θ2 जो है इसकी जगह आप 90 डिग्री लिखेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा n1 sin θc इज इक्वल टू n2 sin 90। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यूज आपके पास ऐसी होती है n1 sin θc इज इक्वल टू n2। अगर आप यहाँ से sin θc की वैल्यू निकालोगे वो आएगी n2 ओवर n1। अगर θc की वैल्यू आप निकालेंगे वो आएगी sin इनवर्स n2 ओवर n1। ये आपके पास क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला है। इसका मतलब आपको इसमें 3 तरह की चीज़ें आ सकती हैं। या तो वो सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो n इज इक्वल टू सी ओवर वी लगाएंगे। अगर वो वेवलेंथ से रिलेटेड पूछता है तो ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर वो आपको क्रिटिकल एंगल निकालने को कहता है तो आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये था बेटे हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया, ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन या वो स्पेक्ट्रोमीटर, वो डेफिनेशन है उसको जस्ट एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसमें एज सच पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन नहीं आता। या ऑप्टिकल रोटेशन जो एक डेफिनेशन है उसको पढ़ लीजिएगा। मेन जो आपने फोकस करना है वो इस पर सारे फार्मूलाज को फोकस करना है। 99% इसमें जो MCQ आएगा वो फार्मूला का होगा। फार्मूला के क्वेश्चन आते हैं। ई कैड में यूजुअली थ्योरी के MCQ की रेशो बहुत कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आएंगे, हो सकता है 30 में से आपको 2, 3, 4 आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 11 था। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर बैठ के इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करेंगे, पास पेपर्स के MCQs भी सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर तक आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लें। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।